हेलो, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहां पे हम लोग मिसलेनियस करंट अफेयर्स आपके साथ जून से लेकर जनवरी महीने तक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में डिस्कस कर रहे हैं। तो अपना आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे हम लोग यूपीएससी की और अलग अलग स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और साथ में आपको गाइडेंस भी देते हैं। तो अगर आपको इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, यहाँ पे 2 नंबर मेंशन्ड हैं, किसी भी नंबर पे आप हमें कॉल करें, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है डल्यूट ग्रेवर के बारे में। क्या है ये एक मेडिसिन है। मेडिसिन किससे लड़ती है? HIV से लड़ती है, यानी HIV की ड्रग है। अब बात यह है कि WHO ने इसको रिकमेंड किया है कि इस ड्रग को इस्तेमाल किया जाए फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ट्रीटमेंट में सभी जनसंख्या के लिए, सभी पॉपुलेशन के लिए, भले ही वो कोई भी हो, एल्डर हो या फिर चाइल्ड हो या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन ही क्यों ना हो, आपको यही वाली दवाई को इस्तेमाल करना है फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ड्रग के तौर पर। ये बात का फैसला तब किया गया जब इस पर्टिकुलर डोल्यूट ग्रेवर को एक और दूसरी मेडिसिन के साथ कंपेयर किया गया जिसका नाम था एफाविरेंस। तो भी यही पाया गया कि DTG जो है हमारी ये वाली मेडिसिन, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, लेने में आसान है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं। तो यहाँ पे आपके लिए 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो मेडिसिन है ये कौन सी बीमारी का इलाज करती है? तो HIV का इलाज करती है। किसने अभी कहा है कि इसको फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये बात कही है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन ड्रग का आप ये तात्पर्य समझे, अगर किसी को HIV एड्स डिटेक्ट हुआ है, डायग्नोस हुआ है, तो सबसे पहले उसको ये DTG नामक मेडिसिन ही दी जाएगी। तो ये यहाँ पे फर्स्ट लाइन ड्रग का तात्पर्य रहेगा। WHO ने कहा है इसको फर्स्ट और सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग विलय की बात करेंगे, यानी मर्जर की बात करेंगे। बेसिकली एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ। इसको सबसे पहले तो भंग कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, और फिर उसके बाद इसको मिला दिया गया है किसमें? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ में। यानी अब ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट के तौर पे नहीं रहेगा जो ये हुआ करता था 1990 में जब ये सेटअप हुआ था। इसको सेटअप किया गया था ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत। अब इसको हमने ख़त्म कर दिया है, यानी अब ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट नहीं है। तो क्या है ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो कि अहमदाबाद में है, उसी के अंतर्गत आने वाला, इनफैक्ट अंतर्गत नहीं, उसके साथ विलय हो चुका है इसका। और ये जो NIOH है ये बेसिकली ICMR के अंदर एक यूनिट है। अब अगर NIOH की बात करूं तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो आपको याद रखना है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। फोकस एरिया इस NIOH का क्या होता है? जैसे कि आपको पता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ, तो इसका बेसिकली जो फोकस होता है वो होता है ऑक्यूपेशनल मेडिसिन, ऑक्यूपेशनल हाइजीन, यानी कि व्यावसायिक चिकित्सा और व्यावसायिक स्वच्छता। इससे होगा क्या? जब ये दोनों ही इंस्टीट्यूट एक साथ काम करेंगे तो दोनों अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर पाएंगे, ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा सटीक स्ट्रैटेजी बता पाएंगे और हमको एक्सपर्टीज़ हासिल हो पाएगी ऑक्यूपेशनल हेल्थ के मैनेजमेंट में। और साथ साथ जो पब्लिक का पैसा है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो पाएगा, क्योंकि अब जो पैसा है वो दोनों का एक ही जगह पे आएगा। पहले दोनों का अलग अलग पैसा जाया करता था और दोनों की इतनी एफिशिएंट वर्किंग भी नहीं थी। अब इसमें विलय कर दिया गया है तो पब्लिक का पैसा भी एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जाएगा। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान की बात की गई है और किस लिए ये एक्शन प्लान बनाया गया है? तो हमको ग्लैंडर्स को कंट्रोल करना है, इरेडिकेट करना है। सबसे पहली बात एक्शन प्लान में कि किसने बनाया है, तो यहाँ आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने ये चीज़ बनाई है, ये एक्शन प्लान बनाया है। या फिर अगर हिंदी में बात करें, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने इसका निर्माण किया है। अब बात आती है ग्लैंडर क्या है कि ग्लैंडर जो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं जिसके लिए एक्शन प्लान बनाया जा रहा है क्या? तो आपको याद रखना है ये एक संक्रामक घातक बीमारी है। बेसिकली कौन से एनिमल्स में होती है? ये ज़्यादातर घोड़ी की प्रजातियों में होती है, जैसे घोड़ा, गधा, खच्चर। तो जनरली तो ये हॉर्स की अलग अलग स्पीशीज़ में पाई जाती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इंसान में भी ये बीमारी हो सकती है। और एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि ये किससे होती है? फंगाई से, एल्गी से, बैक्टीरिया से? तो आपको याद रखना है बैक्टीरिया से होती है बीमारी। बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि बैक्टीरिया से कॉज होती है। और सबसे दुखद बात यह है कि अभी तक कोई वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल नहीं है। ये जो ग्लैंडर नामक बीमारी है ये और भी जो बाकी पशु हैं उनमें भी लग सकती है, जैसे कि ऐसा पाया गया है कुत्तों में, बिल्लियों में, बकरियों में भी ये बीमारी संक्रमित हो जाती है।
होता क्या है, इसमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है यानी जो सांस लेने की नली है उसमें अल्सर्स होने लगते हैं, छाले होने लगते हैं, लंग सही तरीके से वर्क नहीं करते, खांसी आती है, बुखार चढ़ता है, नाक बहती है और कुछ ही दिनों के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके की बड़ी घातक बीमारी है ये। फिर हम चलते हैं E2020 इनिशिएटिव पे। अब यहाँ पे 2-3 सवाल बनते हैं। सबसे पहले तो ये E2020 इनिशिएटिव है किसके लिए? तो देखिए नाम से कुछ पता नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको याद रखना है ये मलेरिया को ख़त्म करने के लिए है। फोकस किया गया है ई से, मतलब एलिमिनेट मलेरिया बाय 2020। तो याद रखें ई से एलिमिनेट और 2020 है टारगेट ईयर। तो WHO लगातार कई सारी अलग अलग देशों के साथ काम कर रहा है और मलेरिया को ख़त्म करने की ओर पुरजोर लगा हुआ है। टारगेट रखा गया है 2020 तक का। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक और दूसरी मलेरिया को ख़त्म करने की स्ट्रैटेजी। हमने यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाई थी, नाम था उसका ग्लोबल स्ट्रैटेजी फॉर मलेरिया 2016 से 2030 तक, जो कि एंडोर्स की गई थी WHO द्वारा, जिसमें फोकस ये था कि इस 15 साल के पीरियड में यानी ये 16 से लेकर 30 तक के पीरियड में हमको मलेरिया का बर्डन बहुत कम करना है, ड्रामेटिकली कम करना है। याद रखिए ड्रामेटिकली मतलब बहुत ज़्यादा कम करना है। तो अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है E2020 क्या है? नाम देख के आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ई से मतलब है एलिमिनेट करो, ख़त्म करो, 2020 यानी 2020 तक एलिमिनेट करो। किस चीज़ को? मलेरिया को। तो आपको ध्यान रखना है मलेरिया से संबंधित ये स्ट्रैटेजी है और ये किसके अंतर्गत आती है? तो WHO द्वारा समर्थित मलेरिया की ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी 2016 से 2030 तक जो बनाई गई थी उसके अंतर्गत ये आता है। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम AWEB के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो AWEB क्या है? तो ये एक एसोसिएशन है जिसमें विश्व भर से जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं वो आती हैं और यहाँ पे आके मिलती हैं, वार्तालाप करती हैं और इलेक्शन प्रोसेस को किस तरीके से और मजबूत बनाया जाए इन सब मुद्दों पे चर्चा की जाती है। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जो भारत का इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, उसने एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ यानी AWEB की 4थी महासभा की मेज़बानी की है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कहाँ पे हुई है मेज़बानी। और साथ ही भारत इसकी अध्यक्षता करेगा 2019 से 2021 तक के पीरियड में। अब मैंने आपको बताया इस तरीके का ये एक एसोसिएशन होती है, उसमें अलग अलग देशों के इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ आती हैं। वो लोग चर्चा करती हैं किस तरीके से हम लोग इलेक्शन वाले प्रोसेस को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। शुरुआत हुई थी इसकी वर्ष 2013 में साउथ कोरिया में और इसीलिए इसका जो सेक्रेटेरिएट लोकेटेड है वो भी सियोल में ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे फोकस किया जाता है कि किस तरीके से हम इलेक्शंस को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और भागीदारी पूर्ण बनाएं। तो ये इसका पूरा फोकस रहता है। अब ये जो AWEB है तो ये अलग अलग इलेक्शन विजिटर्स के तौर पे आता है। उसके अलावा ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम कैरी आउट करता है अलग अलग कंट्रीज़ में, जिससे कि इलेक्शन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को समझा जा सके और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हों उनको बाकी सदस्यों के साथ साझा किया जा सके। उसके अलावा इलेक्शन मैनेजमेंट कैपेसिटी को और मजबूत बनाने के प्रोग्राम्स भी यहाँ पे कैरी आउट किए जाते हैं AWEB सेक्रेटेरिएट द्वारा। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक पे। इसमें हम लोग इंडिया कैरिकॉम समिट के बारे में पढ़ेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में पहले इंडिया कैरिकॉम लीडर समिट को संबोधित किया है। यहाँ पे फोकस था कि किस तरीके से हम जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज को टैकल करें, किस तरीके से उसको कम करें और किस तरीके भारत की भागीदारी को बढ़ाएं इस क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में। और इसी के अंतर्गत जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया $14 मिलियन की ग्रांट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कैरिकॉम में और 150 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट सौर ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए। अब बात आती है कैरिकॉम, हम लोग बात तो कर रहे हैं पर ये कैरिकॉम है क्या? तो कैरिकॉम क्या है? ये एक ट्रीटी है किसमें कैरेबियन नेशंस में, कैरेबियन कंट्रीज़ में, जिसके तहत उन सभी कंट्रीज़ में आपस में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया जाता है और जो उनकी फॉरेन पॉलिसी का निर्माण किया जाता है वो सबसे पूछ-पाछ के कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में किया जाता है। अब इसके मेंबर्स कौन कौन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंटीगुआ, बारबुडा, बहामास, बारबेडोस, बेलीज, डोमिनिसिया, ग्रेनाडा, गुयाना, हाइती, जमाइका, मॉन्टसेरत, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, ग्रेनाडाइंस, सूरिनाम, ट्रिनिडाद एंड टोबैको। तो ये सारे इसके मेंबर्स हैं। सब के सब कैरेबियन ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं। आपस में इनमें इस तरीके का ट्रीटी होती है कि जिससे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनका बेहतर हो पाए। अगला टॉपिक है इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019। एक रिपोर्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है किसने रिलीज़ की है? तो UN के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर ने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है। यानी UN के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। इसमें बताया गया है कि 2019 वर्ष में जो
इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं वो करीब 272 मिलियन पहुंच चुके हैं, जो कि 2010 में सिर्फ 221 मिलियन थे, यानी ज़्यादा लोग अब माइग्रेंट बन चुके हैं। इंडिया इसमें लीडर की तरह उभर के आया है, जिसमें अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल माइग्रेंट्स यहीं से ओरिजिन होते हैं, यही उसकी जन्मभूमि है। और करीब 17.5 मिलियन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है इसमें, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का, माफ़ कीजिएगा, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स की बात हो रही है। और मेक्सिको यहाँ पे दूसरे स्थान पे रहा है। अगर हम लोग मेज़बानी की बात करें तो भारत ने करीब 5.1 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स की मेज़बानी की है 2019 में, और 2015 में 5.2 मिलियन की मेज़बानी की थी। यानी मेज़बानी में तो हम पीछे रह रहे हैं, लेकिन अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं वो भारत से ही जा रहे हैं। और अगर आप भारत की बात करें तो भारत में हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स कहाँ से हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल, यानी तीनों हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स को होस्ट किया है, सबसे ज़्यादा लोगों को पनाह दी है, उनकी मेज़बानी की है। कितने? 51 मिलियन को, जो कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं उनके 19% प्रपोर्शन बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि अभी इसकी आधारशिला रखी गई है मुंबई में, और कैबिनेट ने 2 और जगह इसकी स्थापना के लिए हामी भर दी है। वो कौन सी जगह? अहमदाबाद है और कानपुर है। तो यानी अब आप समझें कि आने वाले समय में भारतीय कौशल संस्थान 3 जगहों पे खुल जाएगा। मुंबई में ऑलरेडी खुल चुका है, आने वाले समय में अहमदाबाद और कानपुर में भी खुल जाएगा। मंजूरी ऑलरेडी मिल गई है। जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, स्किल्स इम्पार्ट करेगा, तो ये स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पे उभर के सामने आएगा। इसको ऑपरेट किया जाएगा पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और साथ में नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट के तौर पे ये हमारे सामने काम करेगा। इसके लिए जो प्राइवेट पार्टनर चुना गया है वो कौन है? टाटा एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट, जिसको ये कार्यभार सौंपा गया है कि वो पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलप करे मुंबई में कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के थ्रू। ये बेसिकली टर्जरी केयर इंस्टीट्यूट की तरह काम करेगा स्किल इकोसिस्टम में, और जो भी बेस्ट इमर्जिंग कोर्सेज हैं या फिर जो भी हाई डिमांड वाले एरियाज हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे डीप सी टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, मशीन लर्निंग, इन सभी में स्किल इम्पार्ट करेगा। मैं आपको बता दूं, भारत में स्किल्ड वर्कफोर्स की बहुत कमी है, अनस्किल्ड वर्कफोर्स हमारे यहाँ बहुत है, जिसकी वजह से कंपनीज एम्प्लॉयमेंट में अगर देखें तो हमारी वर्कफोर्स को कम प्रेफर करती है क्योंकि ज़्यादातर अनस्किल्ड है। और जिस रेट पे अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है अभी देश में, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से 6.1% हो गया था भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी बेरोजगारी का दर। तो ये पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा था। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग इस तरीके के इंस्टीट्यूट बनाएंगे जिससे कि स्किल्स प्रोवाइड की जा सके भारत की वर्कफोर्स को, तो ये बहुत बढ़िया मूव रहेगा। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक में। यहाँ पे हम जीवन कौशल के बारे में डिस्कस करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक करिकुलम लॉन्च किया है लाइफ स्किल्स के लिए, यानी जीवन कौशल के लिए, जिसको डिज़ाइन किया गया है यूजीसी द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा। लाइफ स्किल्स को डेवलप कराने के लिए हर एक व्यक्ति में, हर एक इंडिविजुअल में, और कहा गया है इस तरीके की लाइफ स्किल एक होलसम लर्निंग का पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है, अभिन्न अंग है। इसमें क्या क्या है? तो करिकुलम में काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे कि ह्यूमन का जो भी टैलेंट है जो वो क्लासरूम लर्निंग से एक्वायर करता है प्लस लाइफ एक्सपीरियंस से एक्वायर करता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। यहाँ पे आपके जीवन के एक्सपीरियंसेस को भी काउंट किया गया है, जो कि उसको मदद करता है डे टू डे प्रॉब्लम्स को टैकल करने में। तो इसमें वो कोर स्किल्स की बात की गई है जो एक इंडिविजुअल को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही तरीके से पोजेस करनी चाहिए, और वो उसको और मजबूत और बेहतर बनाता है सोसाइटी के भले के लिए, सोसाइटी के बेहतर भविष्य के लिए। और हिसाब से अगर आपने ऐसी लाइफ स्किल्स एक्वायर कर ली, अडॉप्ट कर ली, तो आपने जीवन में सफलता का रास्ता ऑलरेडी ढूंढ लिया है, एक क्वालिटी लाइफ का रास्ता ऑलरेडी ढूंढ लिया है। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे लिखा है भारतीय कौशल विकास सेवा का प्रथम बैच यहाँ पे आ चुका है और उसने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया है। कहाँ पे? मैसूरू में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है? ISDS। तो ये सबसे नई सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज है। नाम है इनका इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज। पहली बार इनका बैच निकला है और उसने मैसूरू में ट्रेनिंग शुरू की है। जो यहाँ पे पहला बैच है उसको लिया गया है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस द्वारा, IAS एग्जाम के द्वारा, जो कि UPSC द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। इसको ग्रुप A सर्विसेज में रखा गया है और इसमें जो इसको बनाया गया है तो इसकी स्थापना की गई है एक उद्देश्य के साथ में। और उद्देश्य क्या है कि हमको जो भी यंग टैलेंट है हमारा देश का उसको अट्रैक्ट करना है, जिससे वो हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट के एनवायरनमेंट को बढ़ावा दे सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं एक इंडेक्स के बारे में, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स।
नई दिल्ली और मुंबई ने 118 119वीं रैंक हासिल की है 140 सिटीज़ में, तो बहुत कुछ खास किया नहीं है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 में अगर 18 की बात करूं तो नई दिल्ली और मुंबई 112 और 117 रैंक पे थे। अब उन दोनों की रैंक ही पीछे जा चुकी है, 118 119 हो चुकी है। अगर हम बात करें क्यों इनकी रैंक में गिरावट आई है, तो मुंबई की रैंक में गिरावट आई है क्योंकि उसके संस्कृति स्कोर में गिरावट आई थी। और अगर नई दिल्ली की बात करें तो उसके संस्कृति स्कोर के साथ साथ पर्यावरण के स्कोर में भी गिरावट आई थी। और उसके अलावा वहाँ पे अपराध दर जो है वो बढ़ते जा रहे थे। तो फर्स्ट रैंक किसकी आई है? वियना की आई है फर्स्ट रैंक, जो कि वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी है, यानी वो विश्व में सबसे बेहतर रहने वाली सिटी है, रहने योग्य सबसे बेहतर सिटी है। अब आपके लिए क्वेश्चन आता है कि ये जो इंडेक्स है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। 140 सिटीज़ को इसमें देखा जाता है, समझा जाता है, परखा जाता है और उनकी रैंक उस हिसाब से दी जाती है। 30 अलग अलग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को यहाँ पे 5 बड़ी बड़ी कैटेगरी में विभाजित किया गया है। कौन सी है? स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन 5 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। 5 एरिया में जैसे जैसे हर सिटी परफॉर्म करती है उस हिसाब से उसको रैंक दी जाती है। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको छापता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और 140 कंट्री को यहाँ पे नापा जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी इस्पात आयात निगरानी प्रणाली। सबसे पहले किसने इस मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस सिस्टम को डेवलप किया गया है और भी कई लोगों के कंसल्टेशन से, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का यहाँ पे कंसल्टेशन लिया गया है। और इसमें जो पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है वो है यूएस स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस सिस्टम। तो ये पहला जो पैराग्राफ है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा? एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा स्टील इंपोर्ट्स के बारे में सरकार को और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री, जैसे कि कंज्यूमर्स। तो बेसिकली ये सिंगल एक्सेस पॉइंट रहेगा सभी एक्सपोर्टर्स के लिए, सभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए और सभी एजेंसीज के लिए जो इससे कंसर्न होंगी। इंपॉर्टेंट है, ये एकल बिंदु रहेगा, यानी कि ये एक सिंगल एक्सेस पॉइंट रहेगा। तो ये हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेगा कि एकदम से कोई और देश आके हमारे आयरन और स्टील डंप ना कर जाए, क्योंकि देखिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जा रही है हर एक स्टेक होल्डर के पास। तो हर आदमी को पता रहेगा कि कहाँ से हमारे आयरन और स्टील इंपोर्ट्स आ रहे हैं और कहाँ से वो इंपोर्ट के बजाय डंपिंग हो रही है। डंपिंग यानी अगर मान लीजिए कोई एक कंट्री है, वो अपने देश में 100 रुपये की चीज़ बेच रही है और वो हमारे देश में वही चीज़ आके 50 रुपये में बेचे, तो यानी ये डंपिंग हो रही है। जब वो अपने खुद के कंट्री में जो कॉस्ट ले रहा है उससे कम कॉस्ट में दूसरी कंट्री में बेच रहा है, तो वो वहाँ पे पटक रहा है, समझिए डंपिंग कर रहा है। तो अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जब एक सिस्टम पे आ जाएगी तो सब लोग मॉनिटर कर पाएंगे और सब लोग ये देख पाएंगे कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो डंपिंग कर रही है। और ऐसी कंट्री का पता चलते ही हम लोग जो भी उससे संबंधित पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं वो जल्दी से जल्दी लेंगे। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे फर्स्ट ग्लोबल ट्रेड सेंटर फॉर वुमेन, यानी महिलाओं के लिए प्रथम वैश्विक व्यापार केंद्र। तो सबसे पहले तो ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो केरल के कोझिकोडे में। याद रखिए, केरला के कोझिकोडे में इसको स्थापित किया जाएगा। हमारे देश का पहला ऐसा ग्लोबल ट्रेड सेंटर होगा महिलाओं के लिए और इसको संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के कंसोनेंस में इस्टेब्लिश किया जाएगा, यानी उससे मिलता जुलता होगा। ये जो केरल है उसका एक की प्रोजेक्ट हुआ करता था जेंडर पार्क विजन 2020 डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस के तहत इस पर्टिकुलर विजन को माना जाता था और इसके पहला जो फेज़ है उसको 2021 में कंप्लीट होना था। तो उसी के अंतर्गत ये पहला स्टेप होगा, ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा। अब देखिए नाम से समझ में आ रहा है महिलाओं के लिए होगा सबसे पहले तो, और ग्लोबल ट्रेड सेंटर होगा, यानी यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर मिलेंगे, बिजनेस सेंटर मिलेंगे जिससे कि व्यापार में बढ़ोतरी कराई जा सके महिलाओं के। रिटेल, फैशन, टेक्नोलॉजी आउटलेट्स होंगे, हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स होंगे, परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर होंगे, रेसिड्यू सूट्स होंगे और डे केयर फॉर सीनियर एंड चिल्ड्रन होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे जो भी ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें हैं, व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उन सभी को इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा इसमें एक डेडिकेटेड स्पेस है कल्चरल एक्सप्रेशन के लिए भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे जो महिलाएं परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ हैं, जैसे कि किसी भी फॉर्म ऑफ डांस, म्यूज़िक, थिएटर को परफॉर्म करती हैं, उनको भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके। ना सिर्फ व्यापार को, लेकिन यहाँ पे हम लोग कल्चर को भी बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन फोकस कर रहे हैं महिलाओं के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस तरीके का सवाल आ सकता है कि पहला कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो याद रखना है केरल के कोझिकोडे में। फिर हम चल रहे हैं अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे समुद्रयान प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
सबसे पहले किसने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो आपको याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर एक ऑटोनॉमस सोसाइटी की तरह फंक्शन करता है। यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत स्वायत्त समाज की तरह ये फंक्शन करता है। नाम है इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। इसी ने ये समुद्रयान प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें हम लोग फोकस क्या कर रहे हैं, अंडर वाटर स्टडीज़ हम करेंगे और बहुत ज़्यादा गहराई पे हम लोग जाएंगे और अंदर जो भी समुद्र की गतिविधियां हैं उन सबको ऑब्जर्व करके स्टडी करके आएंगे। इसमें बताया जा रहा है कि हम एक ऐसा व्हीकल भेजेंगे, ऐसा पनडुब्बी टाइप की कोई चीज़ भेजेंगे जो 3 लोगों को अपने अंदर बिठा के ले जाएगी करीब 6000 मीटर की डेप्थ तक, और इतने नीचे जाके समुद्र के हम लोग गहराई को स्टडी करेंगे। इसके लिए हम एक स्वदेशी व्हीकल बनाएंगे और ये जो स्वदेशी व्हीकल बनाया गया है ये करीब 6 किलोमीटर की डेप्थ तक रोल कर सकता है 72 घंटे तक। बाकी जो भी पनडुब्बियाँ होती हैं वो सिर्फ 200 मीटर तक ही गहराई पर जा पाती हैं, लेकिन ये 6 किलोमीटर यानी 6000 मीटर तक ये नीचे जा सकता है और 72 घंटे तक वहीं पे रह सकता है। तो इसके लिए एक मिशन जारी किया गया था। मिशन का नाम था डीप ओशन मिशन, जिसमें 6000 करोड़ लगाए गए थे। ऐसा माना जा रहा था कि 2021-22 तक ये पर्टिकुलर मिशन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे मिशन ऑलरेडी कई सारे विकसित देश कैरी आउट कर चुके हैं, लेकिन अगर हम विकासशील देशों की बात करें, डेवलपिंग नेशंस की बात करें, तो भारत उनमें सबसे पहला होगा जो इस तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट कैरी आउट करेगा। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक पे INS नीलगिरी के बारे में पढ़ते हैं। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि भारत की जो नेवी है यानी हमारी जो नौसेना है उसने अभी INS नीलगिरी को लॉन्च करा है। आपको यहाँ पे याद रखना है ये इंडिजिनसली डिज़ाइंड है, यानी स्वदेशी रूप से इसको डिज़ाइन किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन द्वारा, जो न्यू दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए। और ये पहली मेजर वॉरशिप है भारत में जिसको हमने बनाया है अपनी इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी के तहत। अब भाई ये इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी क्या है? देखिए, इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन यानी हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स अलग अलग जगह बनाते हैं और एंड में जाके इन सबको जोड़ देते हैं, इन सबको असेंबल कर देते हैं और इससे हम लोग का पूरा इक्विपमेंट या फिर व्हीकल तैयार हो जाता है। तो इसी प्रोसेस की मदद लेते हुए हमने यहाँ पे पहली मेजर वॉरशिप का डिज़ाइनिंग फेज कंप्लीट किया है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है। इसीलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक प्रोजेक्ट 17 अल्फा है जिसके तहत क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स है उसको यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा और उसमें और बेहतर और एडवांस्ड फीचर लगाए जाएंगे। स्वदेशी वेपन्स लगाए जाएंगे, सेंसर्स लगाए जाएंगे जिससे कि उसकी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ सके। तो बेसिकली इस पूरी जो फ्रिगेट है इनको अपग्रेड किया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट के तहत ये जो INS नीलगिरी है ये पहला है और ऐसे 7 फ्रिगेट्स को यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है वराहा। रिसेंटली उसको कमीशन किया गया, इस वजह से ये न्यूज़ में है। ये क्या है, कोस्ट गार्ड का एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, यानी कि पेट्रोलिंग करने के लिए वेसल बनाया गया है और 7 ऐसे वेसल्स बनाए जाएंगे। उसमें चौथा है ये वाला ICGS वराहा नाम से। इसको डिज़ाइन और बिल्ड किया गया है LNT द्वारा यानी लार्सन एंड टर्बो द्वारा, उसके कटुपल्ली शिप बिल्डिंग यार्ड में जो कि नॉर्थ चेन्नई में है। आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें कैपेबिलिटीज़ हैं ट्विन इंजन पे काम करने की और वो ऑपरेट कर सकता है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स को और साथ में ये 4 अलग अलग हाई स्पीड बोट्स को भी कैरी कर सकता है और बेसिकली पेट्रोलिंग के पर्पज़ से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और साथ में इसमें ये भी क्षमता है कि पॉल्यूशन के रिस्पॉन्स के लिए इक्विपमेंट्स भी ये कैरी कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कोई आप समझिए ये शिप आ रही है, इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो गया जिससे मान लीजिए अगर इसमें तेल भरा हुआ था वो तेल फैल गया तो वो जो तेल है वो पूरे मरीन इकोसिस्टम को बर्बाद कर देगा। तो इस तरीके की पॉल्यूशन, इस तरीके के प्रदूषण को रोकने के लिए इसमें आप इक्विपमेंट कैरी कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर ICGS वराहा में वो भी क्षमता है। अब हम देखते हैं कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज जैसे इंडो थाई कॉर्पैट। तो आपको समझ में आ रहा है, एक तो इंडिया और थाईलैंड दोनों के बीच में है ये एक्सरसाइज। कॉर्पैट्स है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। आपको याद ये रखना है कि नेवी के बीच में कंडक्ट की जाने वाली एक्सरसाइज है। अभी इसका 28वां एडिशन कंडक्ट किया गया था। फिर मैत्री 2019 जो भारत और थाईलैंड के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। याद रखना है आपको, सैन्य है, ऊपर वाला नेवी वाला था, ये वाला सैन्य है। अब युद्ध अभ्यास 2019 ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ये भी सैन्य अभ्यास है, आपको याद रखना है। उसके अलावा TSENTR 2019 ये एनुअली होती है सीरीज ऑफ लार्ज एक्सरसाइजेज जिसमें
रशियन आर्म्ड फोर्सेस अपनी एनुअल ट्रेनिंग साइकिल चलाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। रशिया की यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस का होता है ये, रशिया यानी इसकी मेज़बानी भी करता है और रशिया ही अपनी आर्म्ड फोर्सेस को यहाँ पे ट्रेनिंग दिखाता है। ये एनुअल साइकिल है, हर एक साल ये कंडक्ट होती है। इसके अलावा और भी देशों से यहाँ पे सेनाएं आती हैं, जैसे चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको याद रखनी है। जहाँ पे भी एक से ज़्यादा कंट्रीज़ इन्वॉल्व है वहाँ पे क्वेश्चन बनने का चांस काफ़ी रहता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर आप देखिए अगला है स्लिनेक्स। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, SL से तो श्रीलंका है, स्लिन IN से इंडिया, X से एक्सरसाइज, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। तो ये क्या है? ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, समुद्री अभ्यास है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर है सिट मैक्स 2019, 5 दिवसीय ये एक्सरसाइज होती है। कौन कौन इन्वॉल्व है? S से है सिंगापुर, I से है इंडिया, T से है थाईलैंड, M से है मैरीटाइम और EX से एक्सरसाइज। तो SITM जो है ये है सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, और M से मैरीटाइम और EX से एक्सरसाइज। तो आपको ऐसे याद रखना है ये, और 5 दिवसीय ये एक्सरसाइज होती है। फिर है मालाबार 2019, इसका 23वां एडिशन, 23वां संस्करण अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया था। ट्रायलैटरल होती है, इसमें 3 अलग अलग देश भाग लेते हैं। कौन से हैं? देखिए इस तरीके से, भारत है तो एक तो देश यहाँ से आता है और एक देश आता है यहाँ से। तो यहाँ से आने वाला देश कौन सा है? वह US। इधर से आने वाला देश है जापान। आप याद रखें, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, तीनों के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। तो ये यहाँ तक की एक्सरसाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इनको आप ज़रूर ध्यान रखें। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग सेंट्रल एडवर्स लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या है ये लिस्ट? ये लिस्ट ऐसे लोगों की एक सूची है जिनका नाम ऐसा माना जाता है कि सस्पेक्ट है कि वो टेरर आउटफिट्स के साथ जुड़ा हो, यानी आतंकवाद के साथ जुड़ा हो, या फिर वो किसी भी तरीके से भारत विरोधी प्रोपोगंडा में शामिल हो, या फिर वो अपने प्रीवियस विजिट के दौरान वीज़ा नॉर्म्स उन्होंने ख़राब किए हों। तो बेसिकली अगर इनमें से किसी में भी आपका नाम आया तो आपको यहाँ पे वीज़ा नहीं दिया जाएगा। हुआ क्या है, अभी नंबर ऑफ सिख का नाम इस पर्टिकुलर लिस्ट में से बाहर निकाल दिया गया है। इस लिस्ट को मेंटेन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय इसको मेंटेन करता है। इसमें अगर आपका नाम आ गया तो आपको भारत में घुसने नहीं दिया जाएगा, इंडिया विजिट नहीं करने दिया जाएगा। तो अभी यहाँ पे कुछ सिखों के नाम थे, उनको यहाँ से हटाया गया है, जिसके तहत अब उनको अलाउ किया गया है कि वो भारत में विजिट कर सकते हैं। अब भारत में विजिट क्यों नहीं करने दिया जाता? क्योंकि ऐसा माना जाता है या तो आप आतंकवाद से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, या फिर आप कोई भारत विरोधी विचारधारा लेके भारत में आ रहे हैं, या फिर आप जब पिछली बार आए थे तब आपके साथ जो भी वीज़ा नॉर्म्स जुड़े हुए थे आपने उनको भंग किया। इस वजह से अब आपको भारत में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने खुद की कंट्री में, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ये मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में रहता है, और ये ऑस्ट्रेलिया में या तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, या फिर बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में इन्वॉल्व है, या इसके ऊपर ऐसे कोई आरोप लगे हैं, तो इसको भी इस लिस्ट में डाला जाएगा और भारत में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें काफ़ी सारे सिख लोगों के नाम हैं जिन्होंने उस समय खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट किया था 1980s के आसपास, और बाद में वो देश छोड़ के किसी और देश में रहने के लिए चले गए थे, शरण लेने के लिए चले गए थे। तो अगर अब वो आते हैं तो और उनका नाम इस लिस्ट में है तो उनको अलाउ नहीं किया जाता। फिर दोस्तों हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग बेसल बैन अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे। क्रोएशिया फिलहाल 97th कंट्री ऐसी बन गई है जिसने इस बैन को रेटिफाई कर दिया है। क्या है बेसल कन्वेंशन? आपको मालूम होगा 1995 में साइन किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हैजार्डस वेस्ट के अगेंस्ट। अब जो यहाँ पे बैन की हम लोग बात कर रहे हैं उससे क्या हुआ है, उससे एक संशोधन किया गया है इस पर्टिकुलर कन्वेंशन में, जिसके तहत कोई भी हैजार्डस वेस्ट, भले ही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, भले ही कोई ऑब्सोलेट शिप हो यानी अप्रचलित जहाज हो, तो उसको किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता 29 वेल्दिएस्ट कंट्री से, जो कि OECD का हिस्सा है। और ये चीज़ कहाँ पे आएंगी? नॉन OECD कंट्रीज़ में आ रही थी अब तक, वो नहीं आ सकती। मतलब आसान भाषा में मैं बताऊँ तो OECD से नॉन OECD कंट्रीज़ में अब आप हैजार्डस वेस्ट ट्रांसपोर्ट माफ़ कीजिएगा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। OECD में कौन है? 29 वेल्दिएस्ट कंट्री है जो संपत्ति के मामले में पूरे विश्व में सबसे आगे हैं। ऐसी 29 यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, वो हैजार्डस वेस्ट को अब नॉन OECD कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों जिन 97 कंट्रीज़ ने यहाँ पे रेटिफिकेशन दे दिया है, साइन कर दिया है, वहाँ पे तो एक नया आर्टिकल जुड़ जाएगा इस कन्वेंशन में और ये लागू हो जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत सारी कंट्रीज हैं ऐसी जिन्होंने इस बैन को रेटिफाई नहीं किया। जैसे
यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील और मेक्सिको। तो ये लोग अभी तक इस बैन को रेटिफाई नहीं कर रहे हैं। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग पेस सेटर फंड के बारे में पढ़ेंगे। MNRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 4 प्रोजेक्ट को यहाँ पे ग्रांट दी है पेस सेटर फंड प्रोग्राम के सेकेंड राउंड में। पेस सेटर फंड प्रोग्राम अगर हम बात करें तो 2015 में शुरू किया गया एक प्रोग्राम है। ये 2 कंट्रीज़ के बीच में शुरू किया गया था, एक तो था भारत और दूसरा था यूनाइटेड स्टेट्स। किस लिए था ये आपको समझ में आ रहा है। फंड के बारे में बात करी गई है यहाँ पे। तो ये फंड देने के लिए बनाया गया प्रोग्राम था, जिससे जो भी क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट है, सिस्टम है, बिजनेस मॉडल है, ऑफ ग्रिड पे काम करते हैं वो और इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए हैं, तो उनको कभी भी किसी तरीके का फंड क्रंच का सामना ना करना पड़े, उनको बराबर टाइम पे फंडिंग मिलती रहे। इसलिए ये प्रोजेक्ट हमने सेट किया था। इसके तहत यहाँ पे एक फ़ंड स्थापित किया जाता है और फंड के थ्रू ऐसे क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाए जाते हैं। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे महाबलेश्वर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस बार एक कमाल की बात यह हो गई है कि महाबलेश्वर में इस बार सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। 7175.4 mm रेन उसने रिकॉर्ड की है और जो मौसिनराम है उसने करीब 6218.44 mm ही रिकॉर्ड की है। आज तक ऐसा माना जाता था कि भारत के अंदर चेरापूंजी में मौजूद मौसिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। महाबलेश्वर में इस बार सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। तो महाबलेश्वर जो है वो भारत का सबसे ज़्यादा आर्द्र स्थल बन गया है। अब ये क्यों हुई है? क्योंकि एक लो प्रेशर फॉर्म हो गया था वेस्ट बंगाल के ऊपर, उड़ीसा और ईस्टर्न क्षेत्र में यानी पूर्वी क्षेत्र में, और धीरे धीरे करके ये जो एक लो प्रेशर बना था ये सरक के आ गया था सेंट्रल इंडिया की तरफ यानी महाराष्ट्र की तरफ, जिससे महाबलेश्वर में बहुत बारिश हुई है। अगर मैं आपको बारिश का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो देखिए बेसिकली होता क्या है, जहाँ लो प्रेशर फॉर्म होता है सब तरफ से हवाएं इस लो प्रेशर की तरफ आती हैं। इस लो प्रेशर को भरने के लिए जनरली आप ये समझें कि अगर मैं 2 ग्लास में पानी लेता हूँ, 1 ग्लास इतना भरा हुआ है और 1 ग्लास इतना है। अगर आप यहाँ पे एक पाइप लगा देंगे तो इस पाइप से हाई कंसंट्रेशन से पानी जाने लगेगा लो कंसंट्रेशन में। ऐसे ही हमेशा हाई प्रेशर से जाती है चीज़ें लो प्रेशर की तरफ। तो यहाँ पे होता ही है, जब भी लो प्रेशर क्रिएट होता है तब हाई प्रेशर से हवाएं फटाफट लो प्रेशर की तरफ आती हैं, जिससे इक्विलिब्रियम ऑब्टेन किया जा सके। तो जब ये आने वाली हवाएं मॉइस्चर कैरी करे होती हैं यानी आर्द्रता कैरी करे होती हैं, तो वो लो प्रेशर के पास आती हैं, आके आसमान में उठती है कन्वेक्शन के थ्रू और वहाँ पे बारिश करती हैं। तो यही लो प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है रेन के आगमन में, और यही लो प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है महाबलेश्वर को सबसे वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया बनाने के पीछे। महाबलेश्वर की अगर बात करें तो 5 नदियाँ यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, यानी ये जो है जन्मभूमि है 5 नदियों की, जिसमें ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कृष्णा और उसकी ट्रिब्यूटरी है, कोयना है, वेना है, गायत्री है, और वेस्ट या फिर पश्चिम फ्लोइंग रिवर सावित्री है, जो कि अरेबियन सी में जाके मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको ज़रूर याद रखें। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक की ओर। इसमें हम लोग ईट राइट इंडिया कैंपेन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो किसके द्वारा लॉन्च की गई कैंपेन है ये, तो आपको याद रखना है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई कैंपेन है। कब लॉन्च की गई थी? वर्ष 2018 में। अब अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसका एक नया लोगो आया है और नई टैगलाइन आई है। टैगलाइन तो क्या है? सही भोजन बेहतर जीवन, और इसको यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने रिलीज़ किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। फोकस था कि पब्लिक की हेल्थ में सुधार लाया जा सके, और जो हमारे देश में नेगेटिव न्यूट्रिशनल ट्रेंड चल रहे हैं यानी जो कुपोषण का दौर चल रहा है उससे लड़ा जा सके, और जो भी लाइफस्टाइल डिजीज़ आज पनप रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके। ये एक मल्टी सेक्टोरल एफर्ट है, यानी बहुत सारे सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, और इसका मेन फोकस है कि जो डेली इनटेक हम करते हैं नमक का, चीनी का, फैट प्रोडक्ट्स का, उनको हमको कंट्रोल करना है। उसके अलावा जो ट्रांस फैट है वो हमारी डाइट से हमको कम्प्लीटली रिमूव करना है, और जो हेल्दी फूड है वो ऑप्शंस बढ़ाने हैं। यानी आप अच्छा शुद्ध हेल्दी चीज़ खाएं जो आपके स्वास्थ्य को फ़ायदा पहुंचाए, और नमक का, चीनी का, फैट वाले प्रोडक्ट्स का आप इनटेक कम करें, क्योंकि ये जो सब चीज़ें हैं ये हृदय रोगों से संबंधित है। यानी आप फैट की ज़्यादा चीज़ें खाएंगे डायबिटीज़ होगी, डायबिटीज़ लाइफस्टाइल डिजीज़ है। सॉल्ट ज़्यादा खाएंगे तो फिर आपको बीपी होगी, बीपी लाइफस्टाइल डिजीज़ है। शुगर ज़्यादा खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना है, शुगर होने की संभावना है। ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, और ये सब कहीं ना कहीं आपके हार्ट से जुड़े हुए हैं, यानी हृदय रोगों से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हमको फोकस करना चाहिए हेल्दियर फूड ऑप्शंस पे।
तो यहाँ पे दो बड़े बड़े पिलर्स रखे गए हैं इस कैंपेन के। सबसे पहले तो ईट हेल्दी, कि आप स्वस्थ खाओ, और ईट सेफ यानी सुरक्षित खाओ। ऑलरेडी भाई टोटल 3 इनिशिएटिव पहले ही चल रहे हैं फसाई के, जो सिटीजन्स को टारगेट करते हैं उन सबको ये एक साथ लेके आता है। कौन कौन से हैं? द सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड इनिशिएटिव, जो कि बेसिकली हमारे सोशल एंड बिहेवियरल चेंज के ऊपर फोकस्ड है। उसके अलावा फूड सेफ्टी पे फोकस करता है और न्यूट्रिशन बढ़ाने पे फोकस करता है, घर पे, स्कूल में, वर्क प्लेस में। फिर जो दूसरी कैंपेन है वो ईट हेल्दी कैंपेन, जो कि हमारे डेली इंटेक पे फोकस करता है। किसके? वही नमक, शुगर, फैट और साथ में ट्रांस फैट को ख़त्म करने पे भी फोकस करता है। और तीसरी स्कीम है यहाँ पे फूड फोर्टिफिकेशन, या फिर तीसरा इनिशिएटिव है फूड फोर्टिफिकेशन, यानी कि जो भी हमारा फूड है उसको फोर्टिफाई करें, उसको न्यूट्रिशनल कंटेंट को बढ़ाएं। यहाँ पे बेसिकली 5 स्टेपल फूड लिए गए हैं: वीट, फ्लोर, राइस, ऑयल, मिल्क, सॉल्ट, यानी आटा, चावल, तेल, दूध और नमक। ये जो 5 हमारे स्टेपल फूड हैं, इसमें और विटामिन की मात्रा बढ़ा दी जाए, जिससे कि जो भी व्यक्ति इसको खाए उसके शरीर में ज़्यादा विटामिन जा पाएँ, जिससे उसमें जो भी पौष्टिक तत्व हैं उनमें भी यहाँ पे इंक्रीज देखनी जा सके। जो ईट राइट मूवमेंट है वो बेसिकली डिमांड साइड में और सप्लाई साइड में दोनों में ही स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाता है। डिमांड साइड की अगर बात करें तो जो नागरिक हैं उनको यहाँ पे सशक्त किया जा रहा है कि वो बेहतर फूड चॉइसेस अपनाएं, अच्छा खाएं, सुरक्षित खाएं। और अगर सप्लाई साइड है तो यहाँ पे जो भी फूड प्रोवाइड करते हैं, जो भी फूड के बिजनेस हैं, उनको कहा जा रहा है कि जो भी आप उत्पाद बेच रहे हैं उसको रीफॉर्मुलेट करें, उसको वापस देखें, उसमें कैसे ना कैसे करके बेहतर न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन डालें कंज्यूमर्स के लिए, जिससे कि वो बहुत बेहतर डिसीजन ले पाएँ और हेल्दी फूड के ऑल्टरनेटिव्स को आप बढ़ाएं। फिर हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल फंड के बारे में। किसके लिए है वो? एड्स के लिए, टीबी के लिए और मलेरिया के लिए। इंडिया ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन अभी अनाउंस किया है $22 मिलियन का, उसकी 6ठी रिप्लेनिशमेंट साइकिल में 2020 से 22 के बीच में। अगर मैं इस ग्लोबल फंड की बात करूं, जो कि एड्स, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया को फोकस करके रखा गया है। क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है, इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ आके पार्टनरशिप में जुड़ते हैं, जैसे कि सरकार, सिविल सोसाइटीज़, प्राइवेट सेक्टर और अलग अलग कम्युनिटीज़। और वो फंड जुटाने की कोशिश करते हैं जिससे हम लोग एड्स से, टीबी से और मलेरिया से लड़ सके। और इस फंड के ज़रिए हम लोग जो भी रिसोर्सेज ऐसी हैं जिनकी बहुत ज़रूरत है, तो उनको उस एरिया में पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिस एरिया में उनकी ग्रेटेस्ट नीड हो। इसको नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन के तौर पर रजिस्टर किया गया है स्विट्ज़रलैंड में, और इसका सेक्रेटेरिएट की अगर मैं बात करूँ वो है जिनेवा, जो कि वो भी स्विट्ज़रलैंड में ही है। इसमें ट्रस्टी के तौर पे वर्ल्ड बैंक को रिकॉग्नाइज़ किया गया, आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो फंड है, यानी ये जो तिजोरी भरी जाती है, इसको अलग अलग साइकिल्स में भरा जाता है, जिसको बोला जाता है रिप्लेनिशमेंट्स। ये बेसिकली वॉलंटरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के तहत भरा जाता है। किसी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि भैया आपको इतना पैसा देना है या उसको उतना पैसा देना है। जो भी अलग अलग सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे सरकार, प्राइवेट सेक्टर, सोशल एंटरप्राइज, इंडिविजुअल्स, उनको जितना जचे, जितना उनकी क्षमता हो, उतना वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन वो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर रिप्लेनिशमेंट मॉडल की हम लोग बात करें तो डोनर जो है वो इंडिपेंडेंटली फिक्स करते हैं खुद का कंट्रीब्यूशन, और फिर एक शपथ लेते हैं कि ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम लोग इतना रुपया इसमें डाल देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहूँ तो मैंने शपथ ली है कि मैं 100 रुपये इसमें कंट्रीब्यूट करूँगा 10 साल के अंदर अंदर, यानी मैं हर साल इसमें 10 रुपये डालूंगा। तो ये मैंने अपनी रिप्लेनिशमेंट साइकिल बना ली, ये मैंने अपने फंड के लिए शपथ ले ली, प्लेज कर लिया। तो इतनी साइकिल में मैं इस पर्टिकुलर तिजोरी में इतने पैसे डाल दूंगा। ये जो प्लेजेस होती हैं, जो शपथ लेनी होती है, वो पब्लिक होती हैं। हालांकि वो नॉन बाइंडिंग है, ऐसा नहीं है मैंने बोला 100 रुपये में डालूंगा और अगर मैं नहीं डाल पा रहा तो मेरे को कैसे भी करके डालने हैं, वरना पेनल्टी इम्पोज होगी। तो इस तरीके से बात नहीं है यहाँ पे, ये नॉन बाइंडिंग स्टेटमेंट्स हैं। हालांकि एक प्लानिंग ये आपके सामने रख देते हैं कि भाई मैं 100 रुपये डालूंगा 10 साल के अंदर अंदर, तो सामने वाला समझ जाता है कि ये व्यक्ति प्लान्ड कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। भारत ने इसमें पार्टनरशिप 2002 के वर्ष से ज्वाइन की थी बेसिकली, और दोनों ही रिसिपेंट और डोनर के तौर पे वो यहाँ काम करता है। जब भी हमारे यहाँ पे एड्स, मलेरिया या टीबी से लड़ना होता है तब हम यहाँ से पैसे ले भी लेते हैं, और हम जब भी प्लेज लेते हैं अपनी क्षमता के अनुसार इसमें पैसा डाल भी देते हैं। अभी तक अगर बात करें तो भारत ने इसमें $2 बिलियन कंट्रीब्यूट कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग सैल्मोनेला के बारे में बात करेंगे। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने ऐसा अभी पाया है जो हमारे MDH के प्रोडक्ट्स हैं उसमें इस तरीके के बैक्टीरिया का कंटैमिनेशन है।
यानी MDH के प्रोडक्ट इस बैक्टीरिया से दूषित हैं। तो दोस्तों अगर मैं इस बैक्टीरिया की बात करूं तो ये एक बैक्टीरिया का पूरा ग्रुप है जो हमारे खाने को दूषित कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अलग अलग तरीके की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। WHO या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन सैल्मोनेला को मानता है एक इम्पॉर्टेंट कॉज जिससे डायरिया जैसी बीमारियां कॉज होती हैं। ह्यूमंस में ये बैक्टीरिया किस तरीके से प्रवेश करता है, अगर आपने कोई ख़राब खाना खा लिया जो कि एनिमल ओरिजिन का हुआ, जैसे कि अंडे, मीट, पोल्ट्री या फिर मिल्क, तो बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है कि वो ख़राब खाने से मनुष्य के शरीर में इस तरीके का बैक्टीरिया आ जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल जो मैन्योर से कंटामिनेटेड हो, उससे भी पाया गया है कि ये जो सैल्मोनेला बैक्टीरिया है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारी इंटेस्टाइन या फिर आंत में अफेक्ट करता है, जिससे डायरिया कॉज हो सकता है। उसके अलावा पर्सन टू पर्सन भी ये ट्रांसमिट होता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी ये ट्रांसफ़र होता है। कैसे? फिकल ओरल रूट से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो समझ लीजिए ओपन डेफिकेशन हो रहा है आजकल प्रैक्टिसेस, लोग खुले में शौच करते हैं, जिससे कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में इस तरीके का बैक्टीरिया है वो मिट्टी में पहुंच जाता है। उस मिट्टी में अगर कोई सब्जी उगाई जा रही है और उसको बिना धोए, बिना प्रॉपर क्लीनिंग के खाया जा रहा है, तो वो बैक्टीरिया दूसरे व्यक्ति के पेट में पहुंच जाता है। या फिर अगर कोई छोटा बच्चा आके इस मिट्टी में खेलता है या फिर इस मिट्टी को कैसे भी करके खा लेता है, उसके शरीर में आ गई मिट्टी, तो इस तरीके के बैक्टीरियाज वो आसानी से उसके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने अगले टॉपिक पे। हम लोग डेनिसोवेंस के बारे में पढ़ेंगे। साइंटिस्ट ने पहली बार डेनिसोवेंस के जो स्केलेटल फीचर्स हैं उनको रिस्ट्रक्चर किया है, उनके DNA का इस्तेमाल करते हुए, जिससे ये पता पड़ पाए कि जो मनुष्य के रिलेटिव्स हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, वो कितने समय पहले खो गए थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है डेनिसोवेन समझना क्या होता है। तो दोस्तों ये एक एक्सटिंक्ट स्पीशी है होमिनिड की, जो कि मॉडर्न ह्यूमन के बहुत क्लोज रिलेटिव माने जाते हैं। साइंटिस्ट ने पहली बार इनको आइडेंटिफाई किया था साइबेरिया के एल्टाई माउंटेन्स में, जो डेनिसोवा केव में इनके कुछ रिमेन्स रह गए थे उसके मदद से। तो याद रहे आप कि 2010 में इस पर्टिकुलर रिमेन को पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था। ऐसा माना जाता है कि साइबेरिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक डेनिसोवेंस निवास किया करते थे लास्ट आइस एज के दौरान। जो डेनिसोवेंस हैं ये कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं मॉडर्न ह्यूमंस के साथ और नियांडरथल्स के साथ। ये जो कॉमन एंसेस्टर है या फिर हमारे जो कॉमन पूर्वज हैं उनको हम होमो हाइडेलबर्जेनेसिस कहते हैं, और ये माना जाता है कि वो अफ्रीका में निवास किया करते थे। तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हो सकता है पूछ लिया जाए डेनिसोवेंस जो टर्म न्यूज़ में देखी जा रही है वो किससे रिलेटेड है। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे एक कैंपेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कैंपेन का नाम है टीबी हारेगा देश जीतेगा। फिलहाल में यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किया क्या है, अनाउंस किया है टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन को हम इम्प्रूव करेंगे, बेहतर बनाएंगे, और जो उसकी रीच है, जो उसकी पहुंच है, उसको और ज़्यादा विस्तृत करेंगे, जिससे कि टीबी से संबंधित सभी सर्विसेज देश के कोने कोने तक पहुंचाई जा सके 2022 तक। इस कैंपेन के बेसिकली 3 पिलर हैं, यानी 3 स्तंभ हैं। पहला क्लिनिकल अप्रोच, दूसरा पब्लिक हेल्थ कंपोनेंट और तीसरा एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो आप ध्यान रखें यहाँ पे हम लोग सामुदायिक भागीदारी पे भी जोर देते हैं। उसके अलावा कुछ और यहाँ पे सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर को भी एंगेज करवाते हैं हम, पेशेंट को सपोर्ट देते हैं, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट हर एक लेवल पे पूरे किए जाते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे इंश्योर करेगी कि सभी पेशेंट भले ही प्राइवेट हो या किसी पब्लिक हॉस्पिटल में हो, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट टीबी का ट्रीटमेंट मिले, हाई क्वालिटी टीबी की केयर मिले। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही हैं। आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है कि सिर्फ पब्लिक है या सिर्फ प्राइवेट है, तो आपको याद रखना है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पब्लिक और प्राइवेट दोनों में ही। और आमतौर पे आदमी सोचता भी यही है कि जो सरकार है वो पब्लिक हॉस्पिटल्स में खर्चा तो उठा लेगी तो वहाँ पे तो फ्री मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट में क्यों खर्चा उठाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि प्राइवेट में भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज दिया जाएगा, हाई क्वालिटी टीबी केयर प्रोवाइड की जाएगी। फिर हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक पे। इसमें हम लोग उम्मीद के बारे में बात करेंगे। जो उम्मीद है ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है। अगर इसका पूरा नाम देखें हम तो यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। जो इस तरीके के डिसऑर्डर्स हैं जो पेरेंट से किसी बच्चे में आए हैं या चाइल्ड में आए हैं, इनहेरिट किए हैं उसने, तो उनको कैसे मैनेज किया जाए और उनका कैसे इलाज करा जाए, ये पूरा इनिशिएटिव इसी के ऊपर फोकस्ड है। यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ऊपर ये
पूरा इनिशिएटिव फोकस्ड है। तो इसमें हमको क्या करना है, हमको क्लिनिक्स बनाने हैं, हमको मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स स्थापित करने हैं हॉस्पिटल्स में, जिससे कि मेडिकल जेनेटिक्स में विकास किया जा सके, जिससे वो पेशेंट तक पहुँचे। ये जो उम्मीद है इसको सपोर्ट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा। इसके 3 अलग अलग कंपोनेंट है। सबसे पहले निदान को एस्टैब्लिश करना, यानी निदान की स्थापना करना। निदान क्या है? नेशनल इनहेरिटेड डिजीज एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र, यानी बेसिकली ये डायग्नोस्टिक सेंटर से यहाँ पे आपका परीक्षण होगा। साथ में काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, प्री नेटल टेस्टिंग होगी, डायग्नोसिस होगा, मैनेजमेंट होगा, और अलग अलग डिसिप्लिन यहाँ पे एक साथ काम करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। उसके अलावा स्किल्ड क्लिनिशियंस हमको बनाने हैं ह्यूमन जेनेटिक्स में, जिसकी वजह से हम इस तरीके की जो भी इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज़ हैं उनको कम कर सकते हैं। और जब कोई महिला गर्भवती हो, जब प्रेग्नेंट हो, उसी समय उसकी स्क्रीनिंग करो, और न्यूबॉर्न बेबी अगर हो तो उसकी स्क्रीनिंग करो, और देखो कहीं उसमें कोई इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है। ये सब आपको हॉस्पिटल्स में ही करना है। और स्पेसिफिकली अगर हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो उसमें ये चीज़ें ज़्यादा करनी है। यानी आप छोटे पे ही देख लीजिए, प्रेग्नेंट हो या तो महिला तब देख लिया, या फिर उसका बच्चा हो गया तो न्यूबॉर्न को ही आपने तभी देख लिया, जिससे कि अर्ली स्टेज पे आप उसके ट्रीटमेंट के लिए लग सके, जिससे कि जल्दी से जल्दी कोई भी अगर ऐसा इनहेरिटेड डिजीज़ हो जो पेरेंट्स से बच्चे में आया है, उससे उस बच्चे को मुक्ति दिलाई जा सके। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे ग्लोबल गोलकीपर गोल्स अवार्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड मिला है। किसने दिया है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिया है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए दिया गया है। तो ये जो पहला पॉइंट है, इसमें आपके पास 3 अलग अलग शॉर्ट पॉइंट्स आ गए। सबसे पहले किसको मिला है? नरेंद्र मोदी को। किसने दिया है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने। उसके अलावा किसके तहत दिया गया है? तो जो हमने अपने इनिशिएटिव्स करे हैं स्वच्छ भारत अभियान में, उसी के लिए दिया गया है, उसके अंतर्गत दिया गया है। अगर इस पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में बात करें तो कोई भी अगर चेंज मेकर है जिसने बहुत बड़ा बदलाव लाया है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की राह पे, तो उस चेंज मेकर को ये अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, साथ में पूरे देश में जागरूकता फैलाई है स्वच्छता के प्रति। तो इस वजह से उनको इस 2019 का अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड की 5 कैटेगरीज होती हैं। पहला है प्रोग्रेस अवार्ड, 16 से 30 साल के व्यक्तियों को ये दिया जाता है। फिर है चेंज मेकर अवार्ड, ये भी 16 से 30 साल के व्यक्ति को दिया जाता है। कैंपेन अवार्ड 16 से 30 साल के व्यक्ति को दिया जाता है। गोल कीपर वॉइस अवार्ड, ये किसी भी एज में दिया जा सकता है। और ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड, ये भी किसी भी एज में दिया जा सकता है। अब यहाँ पे एक नाम और इम्पॉर्टेंट है, पायल जांगीड़ का, जिसको 2019 में अवार्ड दिया गया है। ये क्या है? 16 साल की एक्टिविस्ट हैं ये, राजस्थान से, और इनको चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा गया है क्योंकि इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ लगातार निरंतर प्रोटेस्ट किए हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ये आपको सब याद रखने हैं। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के बारे में हम बात करेंगे। फिर सबसे पहले तो कौन रिलीज़ करता है? तो ये जो रैंकिंग है ये प्रोड्यूस की जाती है IMD वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत ने अपने 4 स्थान की यहाँ पे बढ़ोतरी हासिल की है और उसकी रैंक आई है 44 2019 में। बेसिकली 63 इकोनॉमीज़ को यहाँ पे भांपा जाता है कि वो कितनी आसानी से डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं और क्या वो एक्सप्लोर कर रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऑप्शन अपने आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, भले ये बिजनेस की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें या सोसाइटी में बात करें। ये पर्टिकुलर इंडेक्स को 2017 वर्ष में शुरू किया गया था। ये 3 अलग अलग फैक्टर्स को एग्जामिन करता है। सबसे पहले नई टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, उसको सीखने के लिए नॉलेज की कैपेसिटी क्या है, उसके अलावा क्या कॉम्पिटेंस है नई टेक्नोलॉजी के इनोवेशन के प्रति, उसके अलावा फ्यूचर रीडीनेस यानी अपकमिंग डेवलपमेंट्स के लिए क्या प्रिपेयर्ड है इन 63 इकोनॉमीज़ में से कोई। तो ये 3 अलग अलग फैक्टर्स पे 63 इकोनॉमीज़ को जज किया जाता है, उसके आधार पे रैंकिंग दी जाती है। 2018 में इंडिया की 48 रैंक थी, इस बार 44 रैंक है। तो ओवरऑल इंडिया ने 4 पोजीशंस के इम्प्रूवमेंट यहाँ पे दिखाया है। अगर हम टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स है, सिंगापुर है, स्वीडन है, डेनमार्क है और स्विट्ज़रलैंड है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एटलीस्ट पहली 2 तो याद रखनी है और भारत की आपको रैंक यहाँ पे ज़रूर याद रखनी है क्योंकि भारत ने बढ़ोतरी की है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग डिजिटल पेमेंट अभियान के बारे में पढ़ेंगे। किस किस ने ये लॉन्च किया है सबसे पहले आपको ये समझना है। तो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT यानी MeitY के साथ और गूगल इंडिया के साथ,
और इन तीनों ने मिलकर साथ में एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की है, जागरूकता कैंपेन लॉन्च की है, जिसका नाम है डिजिटल पेमेंट अभियान। क्या है, इसके तहत हम लोग जो भी एंड यूज़र्स हैं उनको पढ़ाएंगे, उनको सिखाएंगे, एजुकेट कराएंगे कि उनको क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर वो डिजिटल पेमेंट्स के ऑप्शंस को अपनाएंगे तो। और उनसे ये बात के लिए निवेदन करेंगे कि वो अगर सेफ्टी की तरफ जाना चाहते हैं, सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो डिजिटल पेमेंट को अपनाएं, वो एक सिक्योर मोड की तरह काम करेगा। ये जो है बेसिकली 7 अलग अलग भाषाओं में क्राफ्ट किया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच बनाई जा सके। कौन कौन सी ये भाषाएं? हिंदी, अंग्रेज़ी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली और मराठी। ये अलग अलग लोगों को, यूज़र्स को एंगेज करेगा। उनके साथ एंगेजमेंट बनाने के बाद उनको इस बात से जागरूक कराएगा कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब आप अलग अलग पेमेंट चैनल का इस्तेमाल करें, जैसे यूपीआई, वॉलेट, कार्ड, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। यानी बेसिकली अगर आप इसका पूरा क्रक्स देखेंगे तो हम लोगों को जागरूक बना रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अगर आप भाई डिजिटल पेमेंट अगर यूज़ नहीं करते हैं तो पहली बात तो इसको यूज़ करें, और अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और डिजिटल पेमेंट से मतलब है कोई भी डिजिटल मोड, भले ही नेट बैंकिंग हो, भले ही आपके वॉलेट्स हों, भले ही यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हों, भले ही मोबाइल बैंकिंग हो, लेकिन हर एक चीज़ में, हर एक डिजिटल मोड में आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया क्या है, जितने भी डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम पार्टनर्स हैं, जैसे कि बैंकिंग, कार्ड नेटवर्क, उसके अलावा जो भी फिनटेक सेगमेंट में इंपॉर्टेंट है, आउटरीच बढ़ाने के लिए उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया है और उनकी मदद ले रहे हैं कि हर एक राज्य में लोगों में अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में बात करेंगे। अभी उसमें चुनाव हुए हैं। अगर हिंदी में बात करूँ, संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अभी चुनाव हुए हैं। चुनाव के दौरान 14 राज्य को यहाँ पे चुन लिया गया है। सदस्यों को यहाँ पे गुप्त मतदान द्वारा चुना गया था। ये जो सभी 14 सदस्य हैं, ये 1 जनवरी 2020 से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे और इनका 3 साल का कार्यकाल होगा। यहाँ पे वेनेजुएला ने इलेक्शंस लड़े थे, हालांकि उसमें लगातार कैंपेन चल रही थी। 50 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन और अलग अलग कंट्रीज़ इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे कैंपेन चला रहे थे कि वेनेजुएला को इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने देना चाहिए, लेकिन फिर भी वेनेजुएला ने यहाँ पे चुनाव जीत लिए हैं और एक मेंबर के रूप में वो भी चुन लिया गया है। अब अगर आप यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात करें तो ये क्रिएट की गई थी जनरल असेंबली द्वारा मार्च 2006 में। इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ह्यूमन राइट्स से डील करती है। टोटल इसमें 47 इलेक्टेड मेंबर स्टेट्स हैं। यहाँ पे जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सीट्स अलोकेट की जाती हैं और मोटे मोटे 5 रीजनल ग्रुप्स यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसमें पहला अफ्रीकन स्टेट्स है, 13 सीटें उसको मिल रखी है। दूसरा एशिया पैसिफिक स्टेट्स है, 13 सीटें मिल रखी हैं। ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स है, 6 सीटें मिल रखी हैं। लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन स्टेट है, 8 सीटें। वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स को 7 सीटें मिली हुई हैं। तो इस तरीके से 5 ग्रुप्स हैं जिसके हिसाब से यहाँ पे सीटों का विभाजन हो रखा है। यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है, ये जो सीटों का विभाजन होता है ये जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से होता है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। यूएस ने अनाउंस किया था कि इस्लामिक स्टेट के चीफ अबू बकर अल बगदादी को यूएस की मिलिट्री फोर्सेज ने मार गिराया था सीरिया में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो इस ऑपरेशन का कोड नेम था वो था ऑपरेशन कायला म्यूलर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2019 छापा किसने था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको छापा था। उसने इसका एक रीसेंट एडिशन अब वापस छापा है। उस एडिशन के अनुसार जो उस समय 7% भारत की ग्रोथ रेट बताई थी, यहाँ पे उसको और कम करके 6.1% तक कर दिया गया है, क्योंकि बताया गया है जो भारत की इकोनॉमी है वो लगातार वीक साइकिल में चल रही है और हमको कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है विश्व ग्रोथ या फिर वैश्विक विकास 2019 में सिर्फ 3% ही रहेगा, ऐसा पूर्वानुमान लगाया गया है, जो 2008-9 के बाद सबसे न्यूनतम स्तर पे है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे दोस्तों हम लोग फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम के बारे में समझेंगे, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के बारे में समझेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में ये 2 चीज़ें लॉन्च की है। और क्यों की है? तो कर अधिकारियों और करदाताओं के बीच में पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से आयकर रिटर्न के सामान्य मूल्यांकन की सुविधा के लिए इस पर्टिकुलर योजना को इम्प्लीमेंट किया गया है, फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। तो आप ध्यान रखें, टैक्स ऑफिशियल और टैक्स पेयर इन दोनों के बीच में पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की स्थापना कर दी जाए, जिससे कि
इनकम टैक्स रिटर्न का फेसलेस असेसमेंट किया जा सके। इसी के लिए ये दो चीज़ें यहाँ पे स्थापित की गई हैं। एक है फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम और दूसरा है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। जो ये सेंटर है ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस की तरह काम करेगा जो स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को देखेगा। इसको दिल्ली में स्थापित किया गया है और ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्वतंत्र कार्यालय है। इसके 8 रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स होंगे। कहाँ कहाँ? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, बैंगलोर और हैदराबाद। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो दिल्ली में है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग L2 Pro इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। किसने लॉन्च किया? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT ने लॉन्च की है एक वेबसाइट और एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसको L2 Pro इंडिया कहा जा रहा है। L2 Pro मतलब लर्न टू प्रोटेक्ट, सिक्योर एंड मैक्सिमाइज योर इनोवेशन। और जो आपका इनोवेशन है आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे सिक्योर करेंगे, कैसे मैक्सिमाइज कर पाएंगे अगर आप उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर काम करेंगे। तो ये जो पूरी स्कीम है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो जो IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट का सेल है यानी CPAM है जो कि DPIIT यानी ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था डिपार्टमेंट उसी के अंतर्गत है, उसने बनाया है और साथ में कोलैबोरेट किया है उसने क्वालकॉम के साथ और NLU दिल्ली के साथ। तो 3 संस्था यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपको तीनों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या करेगा? ये बेसिकली IPR से जुड़ी अलग अलग चीज़ों को समझाने में लोगों की मदद करेगा। किस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपने इनोवेशन को प्रोटेक्ट कर सकता है ये उस पर्टिकुलर व्यक्ति को समझाएगा। जो भी लर्नर्स हैं जो भी इस स्कीम के तहत कुछ सीखेंगे उनको ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा CPAM DPIIT के तहत और NLU दिल्ली के तहत। साथ में क्वालकॉम भी क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है तो वो भी यहीं पे इन्वॉल्व होगा। अगर आपने आपके ई लर्निंग मॉड्यूल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया तो ये सर्टिफिकेट्स आपको दिए जाएंगे जो ये चीज़ दर्शाएंगे कि आपने ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अपनी भागीदारी दिखाई है, आपने इससे कुछ सीखा है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे कंज्यूमर ऐप के बारे में हम बात करेंगे। हाल ही में सरकार ने कंज्यूमर ऐप लॉन्च किया है जिससे कंज्यूमर को अपनी शिकायतें दर्ज करने में आसानी होगी। अब क्योंकि वो सब आप ऑनलाइन कर पाएंगे और साथ साथ जो भी कंज्यूमर से संबंधित कोई इश्यूज़ हैं उसके बारे में अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप ऑनलाइन कर पाएंगे। कंज्यूमर ऐप उसमें आपकी मदद कर रहा है। उसके अलावा इस ऐप के ज़रिए अगर आपने कोई कंप्लेन की है तो उस कंप्लेन का स्टेटस क्या है आप डेली बेसिस पे उसको मॉनिटर कर सकते हैं। मिनिस्ट्री उसको मॉनिटर कर सकती है और वीकली बेसिस पे उसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो कौन डेली कर सकता है और कौन वीकली कर सकता है ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे कंज्यूमर को मदद मिलेगी कि वो 42 सेक्टर इंक्लूडिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ई-कॉमर्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से संबंधित कोई भी बात है, कोई इन्फॉर्मेशन है तो आराम से निकाल पाएंगे, आराम से फेच कर पाएंगे। कोई उनकी शिकायत है आराम से दर्ज कर पाएंगे, कोई सजेशन है वो भी दे पाएंगे और उनकी शिकायतों को मॉनिटर भी किया जा सकता है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड के बारे में पढ़ेंगे। किसने अनाउंस किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको रिसेंटली अनाउंस किया है। क्यों अनाउंस किया है? जिससे कि लास्ट माइल पेमेंट को एक्सेप्ट किया जा सके रूरल इंडिया से और जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें भी डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया जा सके। इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा बैंक प्रायोजित विकास निधि के रूप में यानी बैंक स्पॉन्सर्ड डेवलपमेंट फंड के रूप में। और इसमें सिर्फ और सिर्फ फोकस किया जाएगा भारत के छोटे शहरों पे और गाँवों पे, स्पेशली टियर 3 और टियर 4 सेंटर्स, टियर 6 तक के सेंटर्स पे, 3 से लेकर 6 तक जो सेंटर्स हैं जहाँ पे ज़्यादातर डेली का ट्रांजैक्शन कैश में किया जाता है वहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि जो ट्रांजैक्शन है उसको डिजिटल बनाया जा सके। ये जो फंड है इसमें सभी बैंक इन्वॉल्व होंगे, जो भी मेजर बैंक्स हैं, जो भी पेमेंट कंपनीज़ है वो इन्वॉल्व होंगी और उनका जो भी प्रोसीड्स आएगा डिजिटल पेमेंट्स के कलेक्शन से उसका कुछ हिस्सा वो इस फंड में ट्रांसफ़र करेंगे, जिसको बेसिकली हम लोग मर्चेंट डिस्काउंट रेट का भी नाम देते हैं। ये इंडिकेट कहाँ किया गया था? ये इंडिकेट किया गया था पेमेंट सिस्टम विजन डॉक्यूमेंट 2021 में, जो कि RBI ने रिलीज़ किया था। और साथ ही यहाँ पे एक कमिटी ने भी इस तरीके के फंड को रिकमेंड किया था। कमिटी थी नंदन नीलेकानी कमिटी, जो कि डिजिटल पेमेंट को डीपन करने के ऊपर फोकस की गई थी। यानी अगर आसान भाषा में हम लोग समझें तो जो ऐसे शहर हैं छोटे छोटे, जो ऐसे गांव हैं टियर 3 से लेकर टियर 6 तक जो पड़ते हैं, जहाँ पे आज भी ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन होता है, खरीद होती है, बेच होती है, बिक्री होती है, वो सब कैश में होती है,
उन एरियाज़ के लिए हमने ये फ़ंड डेवलप किया है, जिसके लिए अलग अलग मेजर बैंक और पेमेंट कंपनी जो उनके पास मर्चेंट डिस्काउंट रेट के तौर पे पैसा आएगा उसका कुछ % यहाँ पे जमा करेंगी। और इससे हम लोग फोकस क्या करेंगे, ऐसे सभी एरियाज़ में कैश ट्रांजैक्शन हटा के डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया जा सके। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको मैं बता दूँ मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, दुकान चला रहा है, तो ये एक शॉप ओनर है और यहाँ पे ये जो है ये कस्टमर है। तो ये जो कस्टमर है, अगर ये इसको 100 रुपये मान लीजिए डिजिटल कैश ट्रांजैक्शन करता है, तो इस मर्चेंट को आगे बैंक को कुछ पैसे देने पड़ते हैं, सिर्फ इस वजह से कि इसने डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है। फॉर एग्जांपल, अगर 100 रुपये इसने आए हैं तो 100 रुपये इसके पूरे खाते में नहीं जाएंगे, मान लीजिए 2 या 3 रुपये से कट जाएंगे जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। यानी आपने डिजिटल कहीं से पेमेंट ली है तो उसके तहत आपको बैंक को कुछ पैसा देना पड़ेगा, उस पैसे को कहा जाता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। जनरली इसको परसेंटेज के टर्म्स में हम लोग डिनोट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो भी ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, जो भी इससे पैसा आया, मान लीजिए 100 रुपये उसने डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू कस्टमर से लिए हैं, तो उसके खाते में गए हैं 98 और बचे 2 रुपये हमने बोल दिया MDR है। अब जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है ये विभाजित होता है 3 पार्टीज़ के बीच में। सबसे पहले बैंक के बीच में, दूसरा जो भी कंपनी ने पॉइंट ऑफ सेल इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे लगाया है उसके पास जाएंगे, और तीसरी बात जो भी कार्ड है, यहाँ पे मास्टर कार्ड है, वीज़ा है या रुपए कार्ड है, तो कुछ पैसे उसके पास जाएंगे। तो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट से आए हुए पैसे इन 3 जगहों पे विभाजित होते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम में शायद इंपॉर्टेंट हो, तो इसलिए हमने आपको बताया, आप इसको नोट डाउन कर लें। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना आज का लेसन समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर सीरीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हो रहे होंगे। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।